चीजें हैं उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा समास है, क्योंकि आश्रय मूलक समास हुआ, वर्णन मूलक समास हुआ, ये समास के कई अलग भेद हैं, तो वो पूछे नहीं जाते। बस ये पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि आश्रय मूलक समाज को एक्सप्लेन करो। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ, कोई शब्द लिख दिया जैसे राजपुरुष, तो इसमें समास बताओ, तो कभी आपका ये आंसर नहीं आएगा उसके लिए। कहने का मतलब बस ये है, तत्पुरुष समास और पढ़ोगे उससे ये दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जितना पढ़ोगे उन सब से 3 मार्कर क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, कम रहेगी क्योंकि अंदर की चीजें हैं। ज्यादा जो संभावना रहेगी वो तत्पुरुष समास तक ही रहेगी आने की, लेकिन अपन को पूरा पढ़ना है तो वो अंदर की चीजें भी अपन घुस के थोड़ा सा पढ़ेंगे। कई चीजें आपको ऐसी भी आएंगी, हो सकता है शायद आपने वो कभी पहले सुनी ना हो। समास में ये चीजें तो सुन रखी होंगी, लेकिन उस जो उसके बाद आएंगी चीजें वो नहीं सुन रखी होंगी। ठीक है, अब तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले कुछ एक चीज और पढ़ना है, उसको अपन कहते हैं कारक। समझना है, हिंदी में कारक वो होते हैं जो दो शब्दों के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। दो शब्दों में क्या बताएं, जो संबंध बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, कारक। और ये जो कारक होते हैं टोटल होते हैं कितने प्रकार के, 7। कितने प्रकार के होते हैं, 7। आपने सुने भी होंगे, कौन कौन से हैं, तो गुड, और बताओ कोई। देखो ये जो बुद्धि है ना, ये आप भी रहे होगे जिस टाइम पे 11th 12th और फर्स्ट ईयर तक रहे होगे। ये जो दिमाग होता है ना वो प्योर दिमाग होता है, आपको जो पढ़ाया गया है वो एग्जैक्ट याद रहता है। उसके बाद की जो एज आती है आप चीजें उतने अच्छे से आसानी से याद नहीं कर पाते। गुड, जो होते हैं टोटल कितने होते हैं आपने सुन रखे होंगे या रट रखे होंगे एक तरह से। कर्ता ने, कर्म को, तीसरा करण से, चौथा संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, की, के, और अधिकरण। अधिकरण में, पर। अब ये रटना है आपको एक तरह से, ये आपको कारक जो है वो याद होना चाहिए। जो कर्ता कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, न। जैसे कर्ता मतलब जो करने वाला, तो मैं आपसे बोलूं जैसे विवेक, आपका नाम क्या बेटा, यस, तो हमेशा क्या बोलोगे, कर्ता जो है यस कुछ करेगा तो यही बोलोगे, नहीं यस ने किया, ने किया आएगा कि नहीं आएगा। तो कर्ता के लिए हमेशा क्या आता है, ने। कर्म को, कर्म मतलब होता है काम, तो काम को आएगा। जब भी कर्म जैसी चीज आएगी तो वहां कारक चिन्ह कौन सा आएगा, को आएगा। करण के लिए क्या आता है, से। संप्रदान के लिए, के लिए। और ये जो से होता है इसके लिए जो होता है, जैसे आपको दो जगह से दिख रहा होगा, एक करण में भी से है और एक अपदान में भी से है। जो करण का से होता है उसका मतलब निकलता है के द्वारा। क्या मतलब निकलेगा इसका, के द्वारा। और अपदान वाला जो से है इसका मतलब निकलेगा, मतलब उससे हटकर, दूर करने वाला एक तरह से। जब अभी आपका इसका प्रयोग होगा तो आसानी से समझ में आएगा। अपदान से संबंध कौन से शब्द बताते हैं, का, की, के। आकाश का, आकाश की, आकाश के। जब भी दो शब्दों में संबंध बताना होगा एक दूसरे का तो कौन से शब्द प्रयोग होंगे बीच में, का, की, के। अधिकरण मतलब होता है में, जिस पर या उसके ऊपर, पर। जब भी अधिकरण कारक होगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, में होगा या पर होगा। बस इनको आपको रट लेना है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर जो आपका तत्पुरुष समास होता है, अभी तत्पुरुष अपन ने पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तत्पुरुष समास होता है उसके भेद निकलते हैं। कितने भेद निकलते हैं, तो पहला वाला अकेला इसमें यूज नहीं होता,
बाकी 6 भेद निकलते हैं। 6 ही हुए ना, एक हट गया तो कितने बचे? 6। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? इसी आधार पर नाम है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर है? ये कारक चिन्ह को अभी याद रखना। अब अपन पढ़ना शुरू करेंगे क्या? वो अभी आएगा बेटा, डबल से भी आएगा, छोड़ दो। 6 समास, 5 समास अपन ने पढ़ लिए थे। ये समास आपका रह गया था पढ़ने के लिए, तो अब अपन इसको पढ़ना शुरू करेंगे। समास का नाम है तत्पुरुष। पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा बताओ? परिभाषा। तो परिभाषा क्या लिखोगे बोलो? कौन सा पद प्रधान था इसमें, पूर्व पद या उत्तर पद था? बताओ क्या होगी इसकी परिभाषा? उत्तर पद। गुड। जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। अब कुछ अतिरिक्त और है, तो इसमें अतिरिक्त ये होता है कि जो आपका उत्तर पद है और पूर्व पद है, कौन कौन से पद? पूर्व पद एवं उत्तर पद, इन दोनों में के बीच में एक चिन्ह छिपा होता है। कौन सा चिन्ह मिलेगा आपको? वो छुपा हुआ कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कितने थे आपके? 7। 7 में से पहला वाला भूल जाओ, ये 6 याद रखो। इन 6 में से उन 2 शब्दों के बीच कोई ना कोई क्या छुपा होगा? कारक चिन्ह छुपा होगा। और वो कहां होगा? तो वो आपका तत्पुरुष समास में होगा। क्या बोला मैंने? डबल से सुनो। जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, और पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य कौन सा चिन्ह छुपा हो? कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह? अब जौन सा भी छिपा होगा, जो आपने जितने पढ़े, कौन कौन से पढ़े? को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर, जो भी हो कोई सा एक छुपा होगा। मान के चलो के लिए छुपा है, तो वो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। अगर को कारक छुपा है तो कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से आपको ये तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़नी है। तो पहला पॉइंट, परिभाषा क्या हुई आपकी? जिस समास का क्या हो? कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान हो, प्रधान हो एवं दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो या छिपा हो, जो भी लिखना चाहो, कारक चिन्ह का लोप होता हो। लोप मतलब होता है गायब होना। ठीक है, ये इसकी हुई परिभाषा। दूसरा अपन इसके क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे भाई तत्पुरुष समास के भेद। कितने भेद हैं बताओ तत्पुरुष समास के? 6। कौन कौन से हैं? लिखूं मैं? कर्म तत्पुरुष देखे अभी नहीं देखे अपन ने? जो कारक चिन्ह होते हैं उसी के आधार पर इसके भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म के बाद करण तत्पुरुष, सब में तत्पुरुष, सब में नहीं लिख रहा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान तत्पुरुष, इसको स्किप करो। फिर अपदान तत्पुरुष, फिर संबंध तत्पुरुष, और फिर 6 नंबर पर अधिकरण। 5 हो गए, 6 अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से आपके तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब अपन चूंकि तत्पुरुष पढ़ रहे हैं ना कि इनके भेद, तो अभी इनके अपन को क्या देखने पड़ेंगे? कुछ तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो 1-2 कॉमन उदाहरण अभी अपन देख लेंगे, फिर सभी के भेद के हिसाब से तो अपन पढ़ेंगे इन 6 को, अभी सबके अलग अलग। तत्पुरुष समास के कुछ भेद देख लो, उदाहरण देख लो, सॉरी। उदाहरण पहला लिखा अपन ने, राज पुरुष। जब इसको तोड़ोगे आप राज पुरुष को, तो कैसे टूटेगा? राजा का पुरुष। तो बीच में क्या आया बताओ? का आया कारक। तो मतलब यहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा? अगर ज्यादा अंदर घुस के पूछा जाए कि भाई बताओ तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा, तो का किस में आता है? इनमें से किस में आता है? संबंध किसका है? संबंध के ही कारक चिन्ह है कि नहीं है? का, की, के,
तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। बाकी अपन अभी सिर्फ जनरल देख रहे हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण, ना कि इनके सब के अंदर। इनको अभी अपन पढ़ेंगे एक एक करके। हो गया। और बताओ कोई उदाहरण। प्रयोगशाला, बताओ इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे। प्रयोग के लिए शाला, आप जो प्रयोगशाला जाते हो, बोले तो लेबोरेटरी, तो वो किसके लिए होती है, प्रयोग के लिए शाला होती है, प्रयोग करने के लिए। प्रयोग के लिए शाला, देखो है तो तत्पुरुष ही, लेकिन तत्पुरुष के भेद बदलते जाएंगे। इसमें दूसरा तत्पुरुष होगा, इसमें दूसरा तत्पुरुष। कौन से होंगे वो समझ लो। के लिए किस में आता है, कर्ता से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कौन सा तत्पुरुष हुआ इसमें, संप्रदान। अगला उदाहरण और देखो, लाभ रहित, बताओ लाभ रहित में कौन सा होगा, लाभ से रहित, यही टूटेगा नहीं टूटेगा, लाभ से रहित। अब दो में मिला था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें भी से आया था, और अपदान इसमें भी से आया। अब आप कैसे ढूंढोगे कि भाई इसमें करण तत्पुरुष है कि अपदान है। हाँ बेटा बताओ, दूर करने वाला होगा। जब भी कभी दूर करने वाला हो तो कौन सा हो, अपदान। और करण तत्पुरुष होता है के द्वारा, मतलब से भी लग सकता है वहां पर और के द्वारा भी लग सकता है। मैं उदाहरण समझा देता हूं, बाकी जब पढ़ेंगे तब तो आएगा। जैसे स्वरचित, चाहे ये लिख दो स्वयं से रचित या स्वयं के द्वारा रचित, एक ही बात है कि नहीं है, हो सकता है। तो वो उस तरह से यूज होगा वहां करण, लेकिन यहां कौन सा होगा, लाभ से रहित में अपदान। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हुए। इतना क्लियर है, बोलो सबको है। अब अपन एक एक करके क्या पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे। किसके भेद, तत्पुरुष समास के। तो पहला जो तत्पुरुष समास है वो है कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। देखो जितने भी हैं छह के छह ही पढ़ना है, और छह में ही एक जनरल चीज आपको याद रखना है भाई, लिखने के हिसाब से याद करना है अपन को। अब करना है नहीं करना, तो 3 पॉइंट ढूंढना है आपको लिखने के लिए। पहला पॉइंट हमेशा क्या रहेगी उसकी, परिभाषा। दूसरा कोई स्पेशल पॉइंट आ जाएगा, और तीसरा हमेशा उसका क्या रहेगा, उदाहरण। ठीक है, दूसरे में मैं क्या लिखवाऊंगा वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, आप वही फॉलो करना है। परिभाषा कैसे करोगे बताओ, बोलो कर्म तत्पुरुष की अगर परिभाषा बोलना चाहो। कर्म कारक छिपा होता हो। कर्म कारक जो है आपको हिडन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जैसे अभी तो उसमें उदाहरण नहीं था, कर्म कारक क्या हो उसमें, छिपा हो। ठीक है, बस वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। लिखना चाहो तो पूरा, या सीधा बोलना चाहो तो इस समास में उत्तर पद एवं पूर्व पद के मध्य कर्म कारक छिपा होता है। कौन सा कारक छिपा रहेगा, अब 6 के 6 की परिभाषा आपकी यहीं आ जाएगी। करण तत्पुरुष में क्या होगी, जिस समास के उत्तर पद और पूर्व पद में करण कारक छिपा हो, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य संप्रदान कारक छिपा हो, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद में अपदान कारक छिपा हो। सब के लिए क्या हो गई परिभाषा आपकी, कॉमन। बाकी सब में उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, उसको भी आप लिख सकते हो अतिरिक्त में। हो गई परिभाषा की नहीं हुई। उत्तर पद में से उत्तर बाद में लिखो, पहले पूर्व पद लिखो। पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य कर्म कारक छिपा होता है। हुई नहीं हुई, सबके लिए। अब दूसरे में सबके लिए आपको फॉलो करना है, क्या बताओगे आप, जो कर्म कारक होता है, कर्म कारक ही है, कर्म कारक का
चिन्ह क्या होता है बताओ? को होता है। तो जब भी आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा इसमें? बीच में को चिन्ह। क्लियर? अब मान के चलो कर्म की जगह कोई दूसरा समास आ गया, जैसे लिख दिया मैंने अपादान। कौन सा तत्पुरुष लिखा? अपादान तत्पुरुष लिखा। और आपको उसी तरह से जैसे मैंने ये पढ़ाया वैसे ही करना है। तो क्या बोलोगे बताओ? पहला पॉइंट इसकी परिभाषा लिखोगे तो पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य अपादान कारक छिपा होता है, एक बात। दूसरा पॉइंट जब लिखोगे, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? ऊपर आपको मैंने शुरू में बताया था क्या होता है? से होता है। वो सबने अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना। कर्ता ने भूल जाना, तत्पुरुष समास के 6 भेद। कर्म का चिन्ह क्या? को। हाँ हाँ। करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, ये सबके कारक चिन्ह हैं। क्लियर है? इन 6 को आप याद कर लेना। अब अपन देखेंगे इनके क्या उदाहरण। किसको पढ़ना है अपन? कर्म तत्पुरुष। क्या हो? कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म तत्पुरुष के आप देखोगे उदाहरण। पहला उदाहरण है वन गमन। क्या लिखोगे इसको? वन को गमन। हमेशा आपको को मिलेगा, वन को गमन। दूसरा है रथ चालक। क्या लिखोगे इसको बताओ? रथ को चलाने वाला। रथ चालक का यही हुआ कि नहीं हुआ? रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला। सब में बताओ को मिला कि नहीं मिला आपको? और देखो क्या? रथ का चालक, ये आपको वाक्य सही लग रहा है? चालक मतलब होता है, नहीं होता है। चालक मतलब पैदल चलने वाला, एक तरह से जब सिंगल होता है। लेकिन रथ चालक जो हो जाएगा जब साथ में जुड़ा है तो रथ को चलाने वाला ही उसका मीनिंग निकलेगा। चालक मतलब पैदल चलने वाला। नरभक्षी। हाँ, नर को भिक्षा। भिक्षा क्या होता है? भक्षी मतलब होता है खाना। भक्षी मतलब खा जाने वाला। नर को भक्षी करने वाला। भक्षी लिखो तो उसके ब्रैकेट में लिख दो खाने वाला भी लिख सकते हो। नर का भक्षण करता है जो, इस तरह से, लेकिन वो टूटेगा इसमें तो नर को भक्षी करने वाला, वो होगा क्या? नरभक्षी। क्या लिख सकते हो, लेकिन चूंकि शब्द भक्षी है तो भक्षी लिख दो, खाने वाला भी चलेगा, को जरूर आना चाहिए वहां पर। नर को खाने वाला। ये आपका कर्म तत्पुरुष हुआ। दूसरे पर चलें अपन अब। दूसरा है कर्ता ने कर्म को करण से। तो दूसरा कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। अब इसकी मैं परिभाषा आपको बताने वाला हूं नहीं, ना पहला पॉइंट ना दूसरा पॉइंट। तीसरा अपन किस पे कूदेंगे? सीधा उदाहरण पर। पहला पॉइंट क्या होगा अगर लिखोगे? उत्तर पद एवं पूर्व पद के मध्य क्या छिपा होता है? करण कारक छिपा होता है। कौन सा कारक छिपा होगा? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। जब लिखो तो उसको इस तरह से लिखना, या तो से या फिर के द्वारा होता है। अब इसके अपन क्या देखेंगे? उदाहरण। एग्जाम्पल देखो। पहला उदाहरण है स्वरचित, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। स्वरचित मतलब क्या? स्वयं से रचित बोलो चाहे, या चाहे स्वयं के द्वारा रचित बोलो। उदाहरण पहला क्या हो गया? स्वरचित। तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्वयं के द्वारा रचित। दूसरा शोकग्रस्त।
क्या तोड़ोगे बताओ इसको? शोक से ग्रस्त। शोक से ग्रस्त। तीसरा देखो, हस्तलिखित, लिखने वाला, कुछ भी। लिखने वाला क्या ही तोड़ रहा है, मतलब जो लिखा है उसी हिसाब से तोड़ो ना। हस्तलिखित, लिखने वाला कहां से हो गया इसमें? हस्तलेखक थोड़ी है उसमें। हाँ, बाकी लिखा गया ठीक है। और ज्यादा आप क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई, हस्त से लिखित, बात खत्म। इतने आगे जाने की जरूरत, बाकी हस्त, हस्त के द्वारा लिखा गया, लिखा गया भी कर सकते हो, लेकिन सीधा सा टूट रहा ना, हस्त से लिखित, खत्म इतनी में। चौथा, अभावग्रस्त, क्या टूटेगा बताओ? अभाव से ग्रस्त। अब एक बात समझना, जैसे क्वेश्चन आए सीधा, शब्द दिया है अभावग्रस्त और इसका समास बताओ, और आपको मान के चलो तत्पुरुष समास के अंदर का याद नहीं आ रहा, तो आप तत्पुरुष समास भी लिखोगे तो आपका टोटली सही है। समझ में आया? वो ये नहीं पूछना चाह रहा कि तत्पुरुष के अंदर बताओ, वो ये पूछना चाह रहा है कि 6 समास में से कौन सा समास है। हाँ, स्पेशली ये मेंशन हो जाए कि भाई अभावग्रस्त में बताओ तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तब आपको भेद बताना है। बाकी दो चीजें ये हैं कि अगर यही नॉर्मल पूछा जाए कि शब्द में समास बताओ कौन सा है, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो। ज्यादा पहले तो लिखो भाई तत्पुरुष समास, और अपन को ये लग रहा है भाई हमें तो पता है कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो वहां बता भी दो कि इसमें कौन सा समास है, करण तत्पुरुष। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये करण तत्पुरुष अपन ने देख लिया। कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का क्या है बताओ? कारक चिन्ह के लिए, संप्रदान के लिए, वो एक बार 2-4 बार रटोगे तो इजीली याद हो जाएगा। वही परिभाषा, जिस समास के उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य कौन सा कारक छिपा हो, संप्रदान कारक छिपा हो। दूसरा, संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है, ये परिभाषा देखी अपन ने, चिन्ह क्या होता है बताओ इसका? इसका चिन्ह के लिए होता है। तीसरा अपन देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखो, विद्यालय, हो गया, क्या हो जाएगा? विद्या का आलय नहीं होगा बेटा। आप विद्यालय जो होता है वो विद्या का घर होता है, वो तो ठीक है। विद्या के लिए आलय मतलब आप सब लोग कहा क्यों जाते हो विद्यालय? विद्या लेने के लिए। तो विद्या के लिए जो घर है वो क्या है? विद्यालय है। तो विद्या के लिए आलय। बाकी ऑनलाइन वाले जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। कौन सा? नहीं नहीं, यही है, ऐसे लिखा था। ऐसा बोल रहे हो क्या आप? ऐसा लिखा था है? लिखा था ऐसा? नहीं लिखा था, वैसे ही लिखाता है। क्या? हाँ, ऐसा ही बनाओ क्योंकि ये प्रचलित हो चुका है। ठीक है, जब आप पहले हिंदी का जो सिलेबस था उसमें मानक शब्दावली होती थी, जो ये जो शब्द है ये मानक शब्द है। मानक शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी भी भाषा के जो व्याकरणाचार्य हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, उस शब्द को प्रचलन के द्वारा इतना फेमस कर दिया कि उसकी मान्यता सर्वव्यापक हो चुकी है। अब कभी भी आप पुस्तक में देखोगे तो यही दिया मिलेगा। अगर आप ऐसा लिखोगे, गलत नहीं है ये लिखना,
लेकिन हल्का सा कैसा लगने लगेगा आपको, ऑड लगने लगेगा, लेकिन है यही सही। इसको अपन ने आगे चल के कैसे कर दिया, जैसे ये दा आधा था, इसमें अपन ने या जोड़ा, वो ये बना, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा जटिल है लिखने में, तो इसको अपन ने हल्का सा कैसा कर दिया, ये कर दिया। जैसे आजकल आप देखते होंगे हा जो होता है वो ऐसा बनता है ऐसे ही कुछ, लेकिन लोग खत्म हो जाता है ऐसे ही। बाकी ये इतना ये मान्य नहीं है, यही सही है, बाकी ये जरूर मान्य है। विद्यालय हो गया, विद्या के लिए आलय। और देखो दूसरा उदाहरण, देशभक्ति क्या होगा बताओ, देश के लिए भक्ति। रण क्षेत्र, रण क्षेत्र क्या होगा, रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। और देखो कर्णफूल, कर्ण के लिए फूल। कारागृह, कारा मतलब होता है एक तरह की सजा, गृह मतलब घर, सजा के लिए घर अर्थ निकालोगे, बाकी उसको कारा ही लिखना है, कारा के लिए गृह, कारा कारागृह। जेल जेल जेल, कारागृह को क्या बोलते हैं। तो ये सारे किसके हुए, संप्रदान। कौन आएगा संप्रदान के बाद बताओ, अपादान। कौन सा प्रकार है ये, चौथा ही हो गया ना, अपादान तत्पुरुष। जब इसकी परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ आप लोग, जिस समास के उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य अपदान कारक छिपा हो। दूसरा चिन्ह क्या होता है अपदान कारक का, से। कौन सा वाला से है, जो हटाने वाला होता है, दूर करने वाला होता है, एक तरह से होता है। तीसरे अपन इसके क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखो उदाहरण, अपादान, लोकेतर, बताओ इसका, कोई भी मुझे इसकी संधि विच्छेद बता दे एक तो, कौन सी संधि होगी। पता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्रोध आता है आप लोगों पे, क्रोध। भाई जब भी संधि देखो, मैंने इतनी अच्छी बात बताई आपको, उसमें बीच में ढूंढो, शब्द चुनो, क्या मिल रहा है, शब्द के मत भूल जाओ कौन सी मात्रा मिली। अब ये याद करो कि ये एक किस में आता है, स्वर तो है ही, स्वर की कौन सी, गुण की है, कहां पर। तो अब इतनी देर में तुम्हें कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली बताने के, कौन सी संधि है, ए। भाई आपका अगर ओ मिलता तो आप सीधे पहुंचते किस पे, अच्छा, हाँ, ए तो ठीक है, अगर ओ मिलता तो कहाँ पहुंचते अपन, तब भी गुण में ही पहुंचते। ए और ओ किस में मिलता है, गुण में मिलता है। अगर आपका आई मिलता या औ मिलता तो आप वृद्धि में पहुंचते, बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ मिलता तो आप दीर्घ में पहुंचते। इसके अलावा अगर वो चीज मिले कि आधा आधा वर्ण हो और या हो तो यण में पहुंचते, और अगर आपको तुषार का पूर्व मिलता तो आप अयादि में पहुंचते। तो काहे आप इतनी दिक्कत लेते हो, क्यों को बेटा। अब क्या होता है, सॉरी इस पेपर में 3 नंबर चले जाएंगे, फिर कहना पेपर वालों से सॉरी सर कॉपी वापस दे दो, मैं भूल गई थी, घर आके चेक करने के बाद तो वो कहेगा अगली साल आना, मैं अभी कॉपी देना भूल गया। हो गया, चले आगे, अपन कहाँ तक पहुंचे, संप्रदान। उदाहरण अपन, अच्छा ये तो पुराना है, अपदान भी देख लिया, ये इस पे थे अभी, लोकेतर, लोक प्लस इतर, ये संधि विच्छेद है। बाकी जब इसको तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, लोक से इतर, इतर मतलब होता है हटके, इतर मतलब क्या होता है, हटके, उससे हटके। तो लोक जो जगह है एक तरह से, इहलोक अपन इसको, इस लोक को बोलते हैं, तो लोक से इतर वो लोकेतर होता है। और देखो इसके उदाहरण, स्वर्ग पतित,
स्वर्ग पतित, पतित, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, पतित मतलब अर्थ समझते हो आप? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। पतित मतलब होता है ऐसे लोग जिनको समाज ने एक तरह से नकार दिया है, वो कहलाते हैं पतित, जिनकी कोई समाज में वैल्यू नहीं है। तो उन लोगों को, उन पतितों को भी क्या करते हैं भगवान? पावन बना देते हैं। तो स्वर्ग से पतित मतलब जिनका स्वर्ग से पतन हो चुका है एक तरह से, अब उनको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो होता है स्वर्ग से पतित। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। काम चोर, काम से चोर, काम से चोरी करने वाला, या बोले तो काम से जी चुराने वाला। ठीक है, आप लोग बताओ कितने लोग काम चोर हो पढ़ाई के संदर्भ में? आपका जो सबसे अच्छा काम होता होगा वो होता होगा इंस्टा चलाना टाइम टू टाइम। व्हाट्स, क्या? तेरा नहीं तो मतलब तुम्हारा नहीं है? मत बनाना भाई तुम अभी। ठीक है, तब तक हो सकता है बैन करवा दो तुम इंस्टा को, इतने लोग चला रहे हैं आजकल। आ जाओ, कहां तक पहुंचे अपन? अपादान, अपादान के बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। फिर कौन सा आया पांचवा? संबंध तत्पुरुष, और उसका क्या निकलेगा? अगर पहले तो परिभाषा, तो जिस समास के उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य कौन सा कारक छिपा हो? संबंध कारक। परिभाषा लिखोगे तो संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं? का, की और के। फिर इसके क्या देखोगे आप? उदाहरण। बताओ, जैसे मैंने आपको एक तो बता ही दिया भाई, राज पुरुष या राज पुत्र क्या होगा? राजा का पुरुष, राजा का पुत्र, राजपुत्र। और देखो अब इसमें सोमवार, सोम का बार, वो सोमवार होता है। विद्यार्थी, अब आप लोग कह रहे होंगे सर विद्यार्थी आपने अर्थी बना दी विद्या की। विद्यार्थी, कोमो नहीं, वो वही है विद्या का अर्थी। और अब अर्थी मतलब वो अर्थी नहीं होती, यहाँ अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला। अर्थी वर्ड का मीनिंग ही होता है ग्रहण करने वाला। ठीक है, विद्यार्थी मतलब विद्या का अर्थी। नरवली, बताओ। हाँ, नर की चढ़ाने वाला क्यों? हाँ, बस नर की बलि। अब कई लोग ये तो नहीं कर रहे नर का बलि, भाई अकेला का नहीं आना, वहां की भी आ सकता है, वहां के भी आ सकता है। तीनों ही संबंध क्या, तीनों ही शब्द क्या बताएंगे आपके? संबंध बताएंगे। नर की बलि, विद्या का अर्थी, राजा का पुत्र, और लिखो राजभाषा, राज्य का, वही 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 बात आ गई, राज का भाषा। हाँ, सही बोल रहे हो। राज्य की भाषा वो होती है राज्य भाषा, राजा का भाषा नहीं होता, ना राज का भाषा होता है। हो गया? और तो नहीं देखना उदाहरण इसके, तो ये आपके संबंध हो गए। गंगा जल बताओ, गंगा का जल, गुरु भाई, गुड, गुरु भाई, गुरु का भाई। के वाला, के वाला मुझे भी नहीं मिला कहीं, बाकी मैं मिलेगा तो अभी आपको बता दूंगा। के जब आएगा मैं बता देता हूं आपको, कब आ सकता है याद नहीं आ रहा वैसे तो। जब बहुवचन तरह के उदाहरण आएंगे तब आपको वहां क्या मिलेगा? के मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? जैसे, हाँ बोले,
गुरु भाई मतलब गुरु का भाई इस तरह से है कि आप जो शिक्षा लेते हो, आपको किसी एक गुरु ने क्या दी, शिक्षा दी। तो आप ये इस तरह से मत समझ लेना कि आप गुरु भाई मतलब आपके गुरु का भाई, कहने का मतलब है गुरु भाई मतलब है कि आपका शिक्षक गुरु एक ही थे, आप दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा ली। ठीक है, तो उन लोगों को जो साथ में पढ़ते थे एक ही गुरु से, उन लोगों को आपस में क्या माना जाता था, भाई माना जाता था। तो दोनों क्या हो गए, गुरु भाई। बोले तो एक गुरु के भाई, इस तरह से उसका कहने का मतलब है। गुरु का भाई ये नहीं है कि मतलब जैसे मैं हूं तो आपके संदर्भ में मेरा भाई काउंट हो, ऐसा नहीं है। आप लोग हो, आप दो लोग मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो मेरे संदर्भ में आप दोनों क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। ठीक है, जैसे जो पहले कहाँ शिक्षा लेते थे अपन, आश्रमों में, गुरुकुलों में, तो वहां जितने लोग पढ़ते थे वो आपस में गुरु भाई कहलाते थे, वो संदर्भ है इसका। हो गया, जिनने पूछा था उनका। अच्छा, डबल से बताना है, सुन लो। हाँ, गुरु का भाई। आपने गुरुकुल सुना है, जो गुरुकुल होते थे उनमें पहले लोग साथ साथ पढ़ते थे, जितने लोग साथ में पढ़ते थे उन सभी को आपस में भाई माना जाता था। बोले तो वो सब लोग आपस में क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। यहाँ गुरु भाई कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपका अगर गुरु हूं तो मेरे भाई की बात चल रही है। यहाँ ये बात चल रही है कि आप लोग साथ में जितने पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप लोग आपस में क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। आ गए समझ में। हम्म, ये हो गया संबंध। संबंध के बाद कौन सा आएगा लास्ट, अधिकरण। ये छठा भेद है तत्पुरुष का, अधिकरण तत्पुरुष। क्या बोलोगे इसकी परिभाषा बताओ। अधिकरण कारक छुपा हो वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। दूसरा अगर इसके चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह क्या होते हैं इसके, मैं, पर। मैं भी आ सकता है, पर भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। उदाहरण देखो इसके, उदाहरण है दीन दयाल। दीन दयाल, बोलो। या तो मैं आएगा या पर, लगा के देख लो, दीन में दयाल, दीन पर दयाल, बस इतना ही लिखना है, दीन पर दयाल। दीन मतलब होता है दीनहीन, आपने सुने होंगे, तो दीन पर दयाल, वो दोहा भी आप लोगों ने सुना होगा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पढ़ लेना, तुलसीदास जी को पढ़ना है आपको आगे चल के। दीन दयाल, दीन पर दयाल, कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ, बताओ। निष्ठ मतलब होता है निष्ठा, निष्ठा मतलब एक तरह का, बोले तो कर्तव्य में निष्ठ। निष्ठ या निष्ठा मतलब क्या होता है, भरोसा भी बोल सकते हैं, या बोलते हैं उसके पूर्ण डेडिकेशन। इंग्लिश में अगर उसके लिए वर्ड यूज किया जाए निष्ठा के लिए तो वो होता है डेडिकेशन, निष्ठा। कर्तव्य निष्ठ बोले तो कर्तव्य में निष्ठ, कर्तव्य के लिए टोटल डेडिकेशन अगर उसका है तो वो कर्तव्य निष्ठ है। मृत्युंजय, गुड। मृत्युंजय क्या हो जाएगा, मृत्यु पर जय, मतलब आपने मृत्यु को भी हरा दिया है, वो है मृत्युंजय। तो वो एक जाप होता है, महामृत्युंजय जाप, सुना है, उसको करो और क्या होगी, आपकी मृत्यु पर विजय होगी, ऐसा कहा जाता है। कर्तव्य में निष्ठ, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर तोड़ो,
आत्म पर निर्भर। आत्म मतलब खुद और निर्भर मतलब डिपेंड। खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर। हो गए। और बताओ, कार्य कुशल। कार्य पर कुशल या कार्य में कुशल? कार्य में कुशल। गुड। ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इतने में बताओ किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं हो तो फिर अपन आगे चलें। नहीं है, चलें आगे। चलो, अब मैं आपसे कुछ दो तीन शब्द दे रहा हूं आपको। अभी तक तो मैंने आपको एक एक करके पढ़ा है। अब मैं किन्हीं के भी बीच में से निकाल के तीन चार शब्द दे रहा हूं, मुझे आप उनमें से बता देना कि कौन सा तत्पुरुष समास का भेद होगा। एक है जल राशि। एक। दूसरा है न्यायालय। बताते जाना, हाँ, जिनने भी बोला सही है। हम्म। सोच लो सोच लो, तीन एक और लिख रहा हूं, सब बताना है आपको। बताओ जल्दी जल्दी। आपका टाइम शुरू होता है अब, और टोटल आपके पास है 15 सेकेंड। वचन के लिए बद्ध नहीं होगा, वचन से बद्ध या वचन के द्वारा बद्ध। ठीक है। एक। ध्यान से मग्न होगा या ध्यान में मग्न होगा? क्या? जिसने भी जल की राशि बोला भाई उसका सही है। कई लोग ये ध्यान वाला बोल रहे हैं, उनका भी सही है। ध्यान में मग्न। शुरू में ये भी कई लोगों ने बोल दिया था। न्याय क्यों होगा? अच्छा, क्या बोला था? न्याय का आलय। न्याय के लिए आलय। जैसे मैंने आपको विद्यालय बताया भाई, उससे कनेक्ट करते, विद्या के लिए आलय, तो न्याय के लिए आलय। वचनबद्ध में क्या आएगा? वचन में नहीं, वचन से बंधा हुआ वो होता है वचनबद्ध। आप जैसे कभी सुना होगा किसी मूवी में या किसी जो धार्मिक सीरियल होते हैं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप कहोगे कि मैंने कसम खाई है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। कोई दोस्त तुमसे पूछेगा बता उसने मेरी क्या बुराई की, तुम कहोगे मैंने कसम खाई है मैं नहीं बताऊंगा। वचनबद्ध क्या? कटप्पकाय के वचनबद्ध था, किसमें था? क्या लिया था? राज सिंहासन की आजीवन सेवा करेंगे। तो जल की राशि कौन सा? अब ये तो बात हो गई भीष्म पितामह वाली भी हो गई, चलो वचनबद्ध थे तो वचन से बद्ध थे, वचन दे दिया था उससे बंधे हुए थे। जल राशि, जल की राशि कौन सा तत्पुरुष हुआ? संबंध। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, कौन सा? हाँ सही है। इसमें कौन सा है बताओ ऑनलाइन वाले? न्यायालय, न्याय के लिए आलय कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। मुझे पता नहीं, मैं ऐसे नहीं याद कर पाता, मुझे वो रटना पड़ता है, पूरा याद करना पड़ता है। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। अच्छा इसमें बताओ दोनों में से, आपके पास दो ऑप्शन हैं।
एक था कौन कौन किस में आता है, से किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक आता है करण और एक होता है अपादान। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप, ऑनलाइन वाले अभी जो बोल रहे थे। हाँ सही है, ऑनलाइन वाले कोई अपादान, अपादान बोल रहा था कोई। भाई अपादान वहां आता है जहां हटाने वाला हो, से ये वाला वहां आता है जहां जोड़ने वाला हो एक तरह से। तो वचन से बद्ध अगर होता तो हटना होता, वचन से विमुख, वचन विमुख होता तो वचन से विमुख हो जाता, तब अपादान लिख सकते थे। अभी वचन से बद्ध या वचन के द्वारा बद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वहां क्या होगा, करण। इस तरह से इनको याद रखना। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में कहाँ आता है, लास्ट वाले में। लास्ट में क्या था, अधिकरण, में पर। ये आपके तत्पुरुष समास के भेद हो गए। गुड, सबको क्लियर है। तत्पुरुष का एक और भेद होता है नए तत्पुरुष समास। ये हो सकता है कई लोगों ने देखा हो, कई ने नहीं भी देखा हो, इसको और याद रख लेना। कौन सा तत्पुरुष समास है ये, नए। इस तरह से तत्पुरुष समास एक तत्पुरुष समास का उपभेद तरह का है ये, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, परिभाषा अगर मैं इसकी बताऊं, जिस समास के पूर्व पद में, क्या बोला मैंने, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध मतलब होता है नहीं। क्या होता है निषेध मतलब, जैसे आपने सुना होगा प्रवेश निषेध, लिखा देखा होगा कहीं, बिना अनुमति प्रवेश निषेध। निषेध मतलब नहीं, निषेध सूचक शब्द जुड़े हों, मतलब जो शुरू का शब्द होगा उसमें कैसे शब्द जुड़े होंगे, निषेध सूचक। वो निषेध सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे ना, जैसे आ, बड़ा आ हो सकता है, अन हो सकता है, गैर हो सकता है, ये सब निषेध सूचक है कि नहीं है। ऐसे शब्द जिस समास के शुरू में जुड़े हों, पूर्व पद में जुड़े हों, वहां पर कौन सा तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष होता है। गैर आदि शब्द जुड़े हों, वहां पर क्या होगा, आपका नए तत्पुरुष समास होगा। दूसरा अगर लिखना हो तो पॉइंट लिख दो भाई, यह तत्पुरुष का एक उपभेद है। किस समास का उपभेद है, तत्पुरुष समास का उपभेद है कि नहीं है, समास का उपभेद है। फिर इसके कुछ उदाहरण देख लो। उदाहरण में जैसे पहला गैर वाजिब, सुना है आपने, गैर वाजिब सुना है, मतलब ऐसा करना वाजिब नहीं था, तो आप बोलोगे ये गैर वाजिब है। तो इसको अगर अर्थ लिखना चाहो तो बस इतना ही लिखाएगा उसका, ना वाजिब मतलब जो वाजिब ना हो। दूसरा उदाहरण और देखना हो तो असभ्य, असभ्य, इसको अगर तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे, असभ्य मतलब ना सभ्य, बस इतना ही मीनिंग निकलेगा उसका। तो ये इसको और याद रख लेना, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा कौन से शब्द में ये तत्पुरुष है, बस ये अगर आ गया 3 नंबर में तो आपको इसका इतना वहां पर लिखकर आ जाना है, ठीक है। आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है बाकी। हो गया, क्लियर है इतना। अब अपन उदाहरण मैंने, बिल्कुल हो सकता है, बाकी वो ना मंजूर से ज्यादा गैर मंजूर भी हो सकता है, ना मंजूर भी हो सकता है, डिपेंड है क्या लिखा रहेगा। जिस भी समास में आगे ये शब्द जुड़े हों, मतलब जिस भी शब्द में, वो सब में आपका नए तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखना। ना मंजूर 100% इसका उदाहरण है, ठीक है। ये हो गए किसके भेद, किसके भेद हो गए, तत्पुरुष। अब अपन कुछ और समास पढ़े थे जिनके भेद होते हैं। एक आपका कर्म धारय समास है, के भेद। एक आपका दिगु है,
द्विगु समास के भेद और एक आपका तीसरा होता है बहुब्रीहि। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। इनके जो भेद हैं इन तीनों के, इनके भेद को अंदर नहीं पढ़ना अपन को, बस क्या याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद, तो मैं अभी आपको लिखा रहा हूं उतने। अगर आ जाए कि बहुब्रीहि समास के भेद लिखो, बाकी उसके अंदर नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। बस ये जरूर याद होना चाहिए बहुब्रीहि समास के कितने भेद, तो वो जो मैं अभी लिखा रहा हूं उतने, और उनके पूरे के क्या होना चाहिए, नाम। कितने होते हैं? तो 5। द्विगु समास के कितने भेद, तो जो मैं अभी लिखा रहा हूं उतने। कर्मधारय समास के कितने भेद? 4 भेद। चारों की क्या होना चाहिए, नाम। उनके अंदर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपने तो शायद ये भी अभी इनके अंदर भी अभी नहीं सुना होगा। अब जो सबसे पहले आया कर्मधारय समास, तो इसके कितने भेद होते हैं? टोटल होते हैं 4। जो सबसे पहला होता है वो होता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पहला भेद क्या है इसका? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, एक। दूसरा होता है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। बस इनके नाम आपको याद रख लेना है। तीसरा है विशेषणों भय पद कर्मधारय। चौथा है विशेष्यो भय पद। कर्मधारय। तो ये चारों आपको भेद याद रख लेना है, किसके? कर्मधारय के। कर्मधारय के कितने भेद? 4। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणों भय पद और विशेष्यो भय पद। ठीक है। अब बताओ दोनों में कौन सी संधि? तोड़ के भी बताना है आपको। हाँ, ऑनलाइन वालों, गुड, बहुत गुड। भाई आपको जाना है शब्द पे और बीच में ढूंढना है कि क्या आपको मिल रहा है, तो ओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओ कहाँ मिलता है? गुण में। तो कौन सी संधि हुई? गुण स्वर संधि। विशेषण प्लस उभय पद, विशेषणोभय पद। विशेष्य प्लस उभय पद, विशेष्योभय पद। ठीक है, गुण स्वर संधि होगी। अब है आपका कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास के जो होते हैं टोटल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। दोनों को याद रख लो। एक होता है समाहार द्विगु। कौन सा द्विगु है? समाहार द्विगु। और दूसरे का नाम है उत्तर पद प्रधान द्विगु। बस ये दोनों भेद इसके याद रख लेना। उत्तर पद प्रधान द्विगु। फिर तीसरा आपका आता है कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बहुब्रीहि समास के? 5। वो आपको पांचों याद रखने हैं। बहुब्रीहि समास के कितने भेद? 5। समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, तुल्य योग। कौन कौन से है? समानाधिकरण। बस ये रटना है, इनमें बस इतना ही है आपका, कुछ भी नहीं है। इनके फैक्ट याद रख लेना, 5 भेद। समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, तुल्य योग, फिर आपका प्रादि। ये 5 भेद होते हैं। सब में चाहो तो बहुब्रीहि लास्ट में जोड़ दो। बहुब्रीहि समास के कितने भेद? 5। समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, तुल्य योग और आदि। बाकी सबके उदाहरण भी मैंने लिख दिए हैं नोट्स में। अभी कोई फायदा नहीं है रटने का, ऐसे नोट्स में लिखे हुए हैं, तो सबके एक एक उदाहरण भी आप रट लेना। बस इतना इनमें है।
हो गया। अब आता है एक और समास जिसके भेद हैं, वो है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास जो है उसके टोटल आपके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं द्वंद्व समास के? 3। पहले का नाम है इत रे तर। कौन सा द्वंद्व है पहला? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व? अब इनको आपको तीनों को एज अ 3 मार्कर भी याद रखना है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी डिटेल है। तो मैं इनके अंदर का भी बता देता हूं कि 3 नंबर में अगर पूछ लिया कि इतरेतर द्वंद्व समझाओ, वैकल्पिक द्वंद्व समझाओ या समाहार द्वंद्व समझाओ। ठीक है, सुनो। अब जब मैंने आपको द्वंद्व समास पढ़ाया था कल, बेटा बताओ उन दोनों के बीच में द्वंद्व समास जब बताया था क्या क्या शब्द आ रहे थे? दोनों पद प्रधान थे। जब तोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था बीच में? उनके बीच में क्या शब्द और आ रहा था? या भी आ रहा था कि नहीं आ रहा? या आ रहा था। तो इसमें जो आएगा बीच में इतरेतर द्वंद्व में, वो क्या आएगा? और आएगा। क्या आएगा? अगर इसको आप तोड़ोगे, इतरेतर मतलब इतर इतर। इतर इतर मतलब होता है कि दोनों हट नहीं सकते, दोनों हमेशा साथ होंगे। जैसे माता पिता कभी अलग हो सकते हैं कि एक तरह से, भाई बहन दोनों साथ में होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसी चीजें जो साथ में हो सकती हैं और उनके बीच में क्या आए? और आए। कौन सा शब्द आएगा उनके बीच में? दोनों बोले तो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य और शब्द का जुड़ाव होता है, वहां पर कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व। दूसरे में वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब समझते हो? ऑप्शनल। आपने सुना है ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। वैकल्पिक मतलब होता है चाहे तो आप ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला। और जब इस तरह का होता है तो या तो लिखते हैं अथवा या लिखते हैं या। तो इन दोनों में जो शब्द मिलेगा बीच में वो क्या मिलेगा? या मिलेगा। वैकल्पिक में क्या मिलेगा? या शब्द मिलेगा। तीसरा जो समाहार है, समाहार का मतलब होता है समूह। क्या होता है समाहार का? समूह। तो ये जो द्वंद्व होगा आपको एक तरह से समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा। बाकी शब्द इसमें और भी लगा ही रहता है, इसमें भी और लगा रहेगा, लेकिन आपको बोध किसका होगा इसमें? अच्छा एक क्वेश्चन बता दो पहले, फिर आगे चलेंगे अपन। कौन सा समास है? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले? बहुव्रीहि समास 36 कैसे होगा भाई आप बताएं? रुक जाओ, आप सोच लो जब तक। आप सोच लो, नाम याद कर लो। जो जिनने अभी बहुव्रीहि बताया वो बताओ कैसे बहुव्रीहि होगा। क्यों भाई, इसमें ना कहाँ जैसे, ना जैसे शब्द कहाँ मिल रहा है आपको नए समास में? आप या, मैं तो मतलब आप लोगों, मैं सोच रहा था कि आप दिगू पे जाओगे, कंफ्यूज हो गए। ऑनलाइन वाले एक गए, हाँ क्या है? दिगू। लेकिन दिगू नहीं है। और लोग तो कोई बहुब्रीहि समास बता रहा है, पता नहीं क्यों बता रहा है। वो तो हो ही नहीं सकते। एक जगह डाउट जाने का, हाँ मैं भी मानता हूँ कि सर आपने बताया कि दिगू समास में पहले जो शब्द होता है पूर्व पद वो संख्यावाचक होता है, लेकिन बाद में दूसरा ये भी तो बताया कि उत्तर पद इसका क्या होता है? प्रधान। तो भाई 6 और 30 दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है बताओ? पूर्वी प्रधान है इस हिसाब से तो, है कि नहीं है? और 30 कहीं समाहार किसी चीज का समूह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? 6 और 30 कहाँ से समूह हो रहा है भाई? जब इसको तोड़ोगे 36 को तो ये टूटेगा 6 और 30, वो होता है 36। एक अगर आपके सामने लिखा है 25, तो इसको तोड़ोगे तो 5 और, हाँ क्या 5 और 30 हो जाएगा? 5 और 20।
45, 5 और 40, बीच में कौन सा शब्द आया? और। तो याद रखना, ऐसे अगर शब्द आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, क्योंकि वो किसको बता रहा है? 6 और 30 का समूह। वो किसके उदाहरण हैं? वो आपके समाहार द्वंद्व के हैं। पीएससी ने ये पहले क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो ये समाहार यहां आएंगे वो इस तरह के। इतरेतर में बीच में और आएगा, वैकल्पिक में द्वंद्व आएगा, समाहार में आपका किसका बोध होगा? समूह का। बाकी शब्द आपका और ही आएगा इसमें भी। अब इनके उदाहरण देखो तीनों के। अन्य जल, बताओ तोड़ के इसको। अन्न और जल, आप ऐसा लिख सकते हो कि अन्न या जल। भाई आप, अन्न मतलब खाना और जल मतलब पानी। क्या खाना खा के अकेले रह सकते हो? अन्न भी चाहिए और आपको क्या चाहिए? जल भी चाहिए। और देखो, अच्छा सॉरी, मैंने आपको जो अभी बता दिया था ना, ये 36, 36, 25, वो इसमें बोल दिया था। सॉरी, समाहार में नहीं है, वो इसमें आएंगे इतरेतर में। तो दूसरा अभी जैसे आप लिखो 36, तो क्या हो जाएगा 36 का? 6 प्लस 6 और 30, इस तरह से 6 और 30। और देखो आप 24 का क्या हो जाएगा? 4 और 20, 25 का 5 और 20। माता पिता आए तो भी माता और पिता, भाई बहन। तो इस तरह से सारे उदाहरण आप इसमें याद रखना। दूसरा वैकल्पिक, वैकल्पिक में कौन सा शब्द आएगा? या। इसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे, पाप पुण्य। तो जब इसको तोड़ोगे तो पाप और पुण्य नहीं होगा। भाई एक व्यक्ति साथ में दोनों चीजें नहीं कर सकता। पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, रात या दिन, इस तरह से। इसका बताओ क्या होगा इस शब्द में? राग द्वेष, बीच में वो लगा है योजक चिन्ह। राग और द्वेष नहीं होगा। राग मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। द्वेष मतलब घृणा होती है। तो राग या द्वेष। अच्छा बुरा में, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। समाहार के देख लो आप कुछ उदाहरण। समाहार में जैसे पहले खान पान, बाकी और से भी ना लिखो इनको, इस तरह एक दूसरे तरीके से और लिखा जाता है, वो तरीका भी देख लो। खान पान, ऐसा आपने किसी से पूछा आपका खान पान हो गया, ऐसे ही बोलते हो नहीं बोलते? तो इसका मतलब होता है खान पान आदि। कैसे लिखोगे इसको? एक तरह से हम समूह का पूछ रहे हैं कि आपका खान पान वगैरह हो गया, सब चीजें। तो उसमें कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं। खान पान, आराम विश्राम, और उसके बाद जो भी सर्विस दी जाती है, गुटखा पानी, खाने वाने की बात दी जाती नहीं जाती, सारी चीजें। आपने किसी से पूछा, मेहमान आए और आपका खान पान सब हो गया, ऐसे पूछते नहीं पूछते? वही है खान पान, मतलब खाना पीना और उसके बाद की और ठंडा, गुलाब जामुन, मीठा, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो सब चीजें इंक्लूड हैं। और है आटा दाल, आटा दाल। क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे आटा कौमा दाल आदि। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे घर का आटा दाल खत्म हो गया, क्या बोला मैंने? मेरे घर का आटा दाल खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आटा और दाल खत्म हुई। इसका कहने का मतलब है आटा भी खत्म है, दाल भी खत्म है, मिर्च पानी तेल जो और चीजें हैं वो भी खत्म है। आटा दाल एक समूह का रूप में निरूपित होता है कि नहीं होता? घर का आटा दाल खत्म हो गया, आटा दाल भी नहीं चल पा रहा है। सुना होगा आपने ऐसे शब्द। तो आटा दाल मतलब है कि आपके मसाले भी खत्म हो चुके हैं, तेल भी खत्म हो चुका है। सुख सुविधा, सुविधा और मत करना, सुख सुविधा आदि, दाल रोटी, और आपकी दाल रोटी कैसी चल रही। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी एक समूह के रूप में होती हैं। तो वहां आपका क्या? हाँ हाँ बोलें। हम्म।
हाँ 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 हाँ, तो वो जिसने भी 31 दिया था वो गलत है। चित्रानंद सही हो सकता है। चित्रानंद क्यों? कि भाई चार है आनंद जिसके, अब वो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन सही हो सकता है चार आनंद। ब्रह्मा, हाँ हो गया आपका सही। नरसिंह भगवान, वो आपका जो गरुड़ स्तंभ लेते हैं आजकल, उसमें भी चार होते हैं, बाकी ब्रह्म भगवान के चार ही आनंद थे। तो वो ब्रह्म भगवान जो है, ब्रह्मा जो है वो चतुरानन हो गए। तो ये तो बहुब्री हो गया। अब 31 बताओ किसको बोलते हैं अपन? किसी दूसरे शब्द पे पहुंच पा रहे हो क्या आप इससे? तो एक और 30, वो द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आपने जो भी देखा हो सकता है वहां गलती हो उनकी। ये वाला सही है। हाँ, चतुरानंद सही है बहुब्री में, लेकिन 31 नहीं है। ये हो गए आपके। अपन ने आप सारे भेद देख लिए अंदर वाले, सभी को क्लियर है इतना? अब अपन को कुछ और चीजें और देखना है समास का, बाकी आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। एक मैंने आपको जब शुरू में कल की क्लास में बताया था, तब मैंने बताया था प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद। बताओ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए कल? कितने भेद थे प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद? तीन थे। प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद थे? तीन। उन तीनों के नाम तो याद आपको कल हो गए थे, लेकिन अब अपन उन तीनों को थोड़ा सा तीन तीन नंबर के हिसाब से और देखेंगे। कौन कौन से थे बताओ? आश्रय मूलक और संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। यही तीन थे वर्णन मूलक समास। इन तीनों को अपन को थोड़ा सा और देखना है। कौन कौन सा? संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। ठीक है, अब इन तीनों की परिभाषा थोड़ा सा आप समझो, फिर कुछ उदाहरण और देख लेना। ये जो समास होता है संयोग मूलक, हर समास में दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। सुन लो, लिखने पे कहाँ लगे हो, लिखा हुआ सब मिलेगा आपको। हाँ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत लिखते जाओ रफ मफ, उसको जरूर आप चाहो तो फेर में लिख लेना भाई अपनी भाषा में, बाकी लिखा हुआ पूरा मिलेगा। जो संयोग मूलक होता है, इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अगर बोलना चाहूं तो बोलें तो इसमें दो संज्ञाओं का क्या होता है? मिलन होता है। या बोलें तो संयोग होता है। किसका? दो संज्ञाओं का, इसलिए इसका नाम पड़ गया संयोग मूलक। जिस समास में दो संज्ञाओं का क्या हो? संयोग हो, उसको संयोग मूलक समास कहते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, किस समास में, जितने अपन ने पढ़ लिए, किस समास में दोनों पद संज्ञा थे? संज्ञा मतलब समझते हो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किस समास में दोनों पद संज्ञा थे बताओ? 10 कहां से संज्ञा हो गया? माता पिता संज्ञा है कि नहीं है? भाई बहन संज्ञा है कि नहीं है? द्वंद्व। तो इसमें जो उदाहरण आएंगे वो किसके आएंगे? द्वंद्व समास। तो इस समास को, संयोग मूलक समास को, दो नाम मिलते हैं। क्या क्या है? इसे संज्ञा समास, एक तो इसका नाम संज्ञा समास, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है इसमें? संज्ञाएं हैं। संज्ञा समास अथवा द्वंद्व समास भी कहते हैं। इसमें सारे समास किसके हैं? उदाहरण द्वंद्व समास के। इसे संज्ञा, द्वंद्व ना भी लिखो तो बस इतना लिखो, इसे संज्ञा समास भी कहते हैं। उदाहरण इसमें वही सारे आएंगे जो द्वंद्व में हैं। कौन कौन से हैं बताओ? माता पिता भाई बहन, बस इतना आपको इसमें याद रख लेना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। एक उदाहरण याद रख लो, माता पिता भाई बहन इत्यादि, आदि आदि, दिन रात आदि। खत्म पहला। दूसरा क्या आएगा आपका? आश्रय मूलक समास। कौन सा समास है दूसरा? आश्रय मूलक। आश्रय मूलक समझो, इस समास में
प्रथम पद या बोलें तो पूर्व पद, प्रथम पद विशेषण होता है। क्या होता है? प्रथम पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद का अर्थ बलवान होता है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा समास था इसमें सेम परिभाषा थी? अर्थ बलवान होता है, बता दो कोई भी। प्रथम पद विशेषण था और उत्तर पद का प्रधानता थी। अर्थ बलवान होना मतलब प्रधानता होना। कौन सा था 6 में से? कर्मधारय ही था। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? विशेषण भाई एक ही समास में तो आया था, कर्मधारय में था कि नहीं था? विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय में था। तो ये जो है समास, यह या इसे कर्मधारय समास बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कर्मधारय समास भी कहते हैं। सारे उदाहरण किसके आएंगे इसमें? कर्मधारय समास के। इसके उदाहरण लिख लो, जो कर्मधारय में मैंने पढ़ा है वो एक दो उदाहरण डाल दो इसमें। बताओ कर्मधारय के उदाहरण बताओ बेटा। महापुरुष, नीलकंठ और शीश महल। अच्छा, शीश महल है कि नहीं है बताओ, आएगा इसमें कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? महल तो है लेकिन किसका? शीशे का। तो ये उसकी विशेषता है कि नहीं है भाई? एक महल बना है वो शीशे से बना, ये उसकी विशेषता हुई कि नहीं हुई? शीश महल। सारे उदाहरण इसमें। अब आएगा आपका कौन सा? वर्णन मूलक समास। इसका जो पहला पद है, पहला पद अव्यय होता है। बस इतना ही समझ में आ गया तो आपको सब आ जाएगा। तो कौन सा समास होगा बताओ? ये पहला पद जिसका अव्यय था, कौन सा समास था वो? अव्ययी भाव। तो इसमें इसमें सभी उदाहरण या इसमें अव्ययी भाव समास के उदाहरण शामिल होते हैं। बस दूसरा पॉइंट लिख दो। तीसरा इसके क्या लिख दोगे? उदाहरण। और अव्ययी भाव समास के उदाहरण डालोगे। क्या थे बताओ अव्ययी भाव के? प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथोचित। तो ये सारे उदाहरण किसके थे? अव्ययी भाव समास के थे। यहां आपका जो समास वाली जानकारी है वो खत्म होती है। ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं और पीएससी में बने भी हैं। वो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, वो है संधि समास में अंतर। वो आपको उसमें भी मिल जाएगा, वहां की बता भी दूंगा। लेकिन और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको बस बताऊंगा और आप कर लोगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान के चलो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर लिखो। ये पीएससी पूछ चुका है इस तरह के क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, या मुझे लिखवाने की ये जरूरत है सब? वो आप कुछ भी पूछ सकता है, 6 में से किसी में भी अंतर पूछ सकता है आपसे। मैं सारे लिखवाऊंगा कि आपको? नहीं लिखाऊंगा। अब मैं सब पढ़ा चुका हूं तो आप इतने सक्षम हो कि इनमें अंतर लिख लोगे। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? 3 करना है आपको, तो पॉइंट कैसे भी करके कितने अंतर लाना है इनमें ढूंढ के? 3। पहला इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा। ना भी लिख के आप तो बस क्या है देखो, बहुब्रीहि और कर्मधारय, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें कर्मधारय में कौन सा, पूर्व या उत्तर? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कि नहीं होता? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमेशा सबके लिए कॉमन क्या रहेगा? उदाहरण। बहुब्रीहि में डाल दो लंबोदर, इसमें डाल दो महापुरुष, खत्म। अब आपका पूछ लिया जाए बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर बताओ। आपसे पूछ लिया जाए द्वंद्व और कर्मधारय समास में अंतर बताओ। आपसे पूछ लिया जाए द्वंद्व और द्विगु समास में अंतर लिखो। कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, खुद से ये बनना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो। क्लियर है?
अब बचा हुआ एक क्या, संधि और समास में अंतर। तो मैं ये आपको बता देता हूं। एक साइड लिख दिया अपन ने संधि, एक साइड लिख दिया अपन ने समास। अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें किसका मेल होता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है कि नहीं है, संधि कहलाता है। इसमें क्या था, दो शब्दों से मिलकर नए शब्द या एक शब्द बनने की, नया एक ना लिख के नया शब्द बनने की प्रक्रिया, शब्द बनने की प्रक्रिया। अब देखो इसमें अंतर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास उतनी जगह ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं यहाँ आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 7 नंबर में आ गया तो मैं आपको 7 पॉइंट लिखाऊं। आपको सिर्फ 3 ही लाइन है और 3 या 4 ही आप अंतर लिख सकते हो। तो एक उसकी परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा मैं बोल सकता था कि भाई इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसमें विकार नहीं होता, नहीं होता। इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ये अतिरिक्त है पॉइंट, लेकिन ये नहीं डाल पाओगे। ज्यादा अच्छा है एक परिभाषा दो, दूसरे इसके बता दो सीधा प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये सर्वमान्य है। और तीसरा आप बताओगे दोनों का एक एक उदाहरण। क्लियर? तो कुछ भी लिख के बता दो, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है कि आप इस तरह से इनको लिख लो। यहां कुछ भी बता दो आप, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपके संधि में बताने तो मैं कुछ कितने भी बता दूं, लेकिन आप उनको यूज कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो राजपुत्र इस तरह से आप इनको लिख दो। ठीक है, यहां आपका संधि और समास वाला चैप्टर खत्म है। इससे आप अगर आज ही एक काम करना, आज ही वेबसाइट से गूगल बाबा का एक सदुपयोग करके, मोबाइल के पता कुछ सदुपयोग होते हैं, मिसयूज तो होते ही होते हैं। आप लोग अधिकांशतः जो यूज करते होंगे वो मिसयूज ही करते होंगे। एक सदुपयोग बताता हूं मैं। सदुपयोग ये है, गूगल पर डालना MPPSC 2024 हिंदी पेपर, हिंदी का पेपर आएगा, आप डाउनलोड करना और उसमें देखना संधि और समास से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ अपनी संधि समास यहाँ पर खत्म है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी शब्दों को, वो आपको करनी है। ठीक है, इतना ही रहने दें आज के लिए। हो गया, कल से अपन अगला टॉपिक इसका शुरू करेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं अब भी जस्ट सर से आपको PDF शेयर करवा रहा हूँ। ठीक, सब लोग लिख लेना, या जैसा भी आपको लगे कि नोट्स निकलवाना, PDF जो भी आपको उचित लगे वो कर लेना। थैंक यू। नहीं आया यार ओरिएंटल में। किसको? आकाश रघुवंशी।